हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9 के चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, जो एक हिस्ट्री का चैप्टर है, उसके नोट्स शेयर करने वाला हूँ। और ये नोट्स मैंने खुद बनाए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और मैं आपको साथ ही चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक बदलाव का समय। ये समय यूरोप का वो समय था जब लोगों को नए नए आइडियाज से इंट्रोडक्शन हो रहा था, जैसे फ्रीडम और इक्वालिटी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब फ्रांस के लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे राइट्स मिले, सारे यूरोप के लोगों ने देखा कि फ्रांस के लोग कैसे इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। उनके देश का समाज बदल गया है, उनके देश में इक्वालिटी आ गई है, सब लोगों को सरकार एक तरह से ट्रीट कर रही है। तभी सारे यूरोपियंस को लगा कि उनके देश में भी वो सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे, यानी राजा, नोबल्स, क्लर्जीज, राजा से जुड़े जो भी लोग थे उन सबकी पावर घटेगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सरकार अमीर हो या गरीब, या फिर कोई चर्च, कोई किसी भी धर्म का हो, सबको इक्वली ट्रीट करेगी। जो राजा के पास इतनी सारी पावर थी जिससे वो किसी को भी सजा दे सकता था, नए नए कानून बना सकता था, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक ही हाथ में थी, वो खत्म हो सकेगा। मोनार्की खत्म हो सकेगी और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आएगी। और इसलिए पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग मेनली तीन आइडियोलॉजीज में बढ़ गए: लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वैसे और भी थी, लेकिन मेनली ये तीन आइडियोलॉजी के अंदर ही आते थे: लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो अब हम जानते हैं कि इन तीन विचारधाराओं के लोगों, यानी लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का अपने देश के फंक्शनिंग या सरकार के फंक्शनिंग के लिए क्या सोचना था। नंबर 1, लिबरल्स। लिबरल्स चाहते थे कि एक सेक्युलर नेशन हो, जो आज हम इंडिया में भी देखते हैं, यानी सभी धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी हो, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सरकार सारे धर्म को माने और सबको टॉलरेट करे, कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी धर्म को ज़्यादा ऊपर का रैंक ना दी जाए, किसी को नीचे की, सबको एक समान ट्रीट किया जाए सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्र के द्वारा। तब तक उस समय में यूरोप में अलग अलग देश अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे या फिर फेवर करते थे। जैसे ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। ये क्रिश्चियनिटी के ही दो सेक्ट थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैथोलिक चर्च। तो जैसे ब्रिटेन में कोई आदमी होगा, वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करता होगा, तो उसको ब्रिटेन में अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी। वैसे ही ऑस्ट्रियन, स्पेन में इसका उल्टा होगा। तो लिबरल्स चाहते थे ऐसा ना हो, हर देश में लोगों को रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरी आज़ादी हो और कोई भेदभाव ना हो। वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, यानी राजा की पावर एक संविधान से लिमिट हो, राजा कुछ भी चाहे वो ना कर पाए, कोई भी कानून ऐसी बना दे ऐसा ना हो पाए। सेफ गार्ड इंडिविजुअल राइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि जो एक आदमी की जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो सरकार ऐसी ना छीन ले। जैसे मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, मेरी फैक्ट्री सरकार जब चाहे तब जब्त ना कर ले, ऐसा ना हो, वो सेफ रहे सरकार से, यानी इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट हो सरकार के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट। लिबरल्स चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, जहाँ पे लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और वो एक पार्लियामेंट, संसद में बैठे। जैसे इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता है, और डिस्कशन करके कानून बनाए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसको इस पार्लियामेंट को इंटरप्रेट करे और पूरी सरकार को इंटरप्रेट करे, यानी कोई भी प्रॉब्लम आती सरकार में तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी द्वारा वो सॉल्व हो, यानी कोर्ट कचहरी द्वारा। अपोज और ये हम जान ले कि ये डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर 18 और 18 के ऊपर से लोगों को वोट करने का अधिकार है, इससे अपोज करते थे। वो चाहते थे जो पैसे वाले आदमी है, जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, खाली मैन, यानी खाली आदमियों को ही वोट करने का अधिकार है, वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी हो। वो नहीं चाहते थे कि ऑल्टो या फिर छोटे मोटे आदमी, फैक्ट्री ओनर, वर्कर्स, इन सबको वोटिंग का अधिकार हो। रेडिकल्स चाहते थे अ नेशन विद गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी पॉपुलेशन, यानी एक नेशन, जो राष्ट्र है, उसमें सरकार जो हो, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, वैसे मेजोरिटी पॉपुलेशन वर्कर्स की हो, तो वर्कर्स के वोट से बने, ना ही कि छोटी सी पॉपुलेशन से। जैसे एक देश है, वहाँ पे 80% रहते हैं वर्कर्स, 20% इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सरकार फंक्शन ना करे, वर्कर्स के लिए फंक्शन करे, तो 80% वर्कर्स है वहाँ पे। वैसे ही अलग अलग देश में अलग अलग कैटेगरीज में आता है। सपोर्ट वुमेन वोट। ये चाहते थे कि वुमेन को भी वोट का अधिकार मिले और सब लोग को इक्वल राइट्स मिले, सब लोग वोटिंग अधिकार मिले, लड़की हो या लड़का, कोई गरीब हो या अमीर। अपोज लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो खाली अपने प्रॉफिट देखते हैं, ऐसा ना हो,
उनके हाथ में सारी प्रॉपर्टी ना हो। अपोज पोजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन वन हैंड, वो चाहते थे ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे हमने इस पॉइंट में देखा, एक ही आदमी के पास ना हो, सरकार की द्वारा कंट्रोल हो या फिर बहुत सारे लोगों में बटी हो, यानी सबको इक्वल इक्वल प्राइवेट प्रॉपर्टी मिले, इक्वल प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने का हक मिले, एक ही आदमी के हाथ में ना हो। ये नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से बोलते थे किसी के पास ना हो, वो चाहते थे कि सबके पास हो, खाली एक दो आदमी के पास ढेर ढेर सारी जमीनें फैक्ट्री ना हो। कंजर्वेटिव्स, वही कंजर्वेटिव्स पुराने मंत्री वगैरह थे राजा के यहाँ के, जो चाहते थे कि राजा की वही जो ओल्ड सिस्टम है राजा महाराजा का वही चलता रहे यूरोप में। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इनको भी लगा था कि अब ऐसा होना नामुमकिन है। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सेप्टेड चेंज एंड बट रिगार्डेड स्लो चेंज, वो चाहते थे कि लेकिन जो चेंज है वो स्लो आए, धीरे धीरे आए, यानी सरकार एकदम से ना बदले, जैसे लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे, इसलिए अपोज करते थे लिबरल्स और रेडिकल्स को। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, अब ये यूरोप में वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था, नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, रेलवेज एक्सपैंड हो रहे थे, इकोनॉमी फ्लरिश हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन वुमेन एंड इवन चिल्ड्रन टू वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फिर ऐसी फैक्ट्रीज बनी तो लोगों को एम्प्लॉय, वहाँ पे काम करने के लिए लोग भी होने चाहिए, तो आदमी औरत और इवन बच्चे सब जा रहे थे काम करने के लिए, और एकदम से इतनी सारी फैक्ट्रीज बन गई, इसलिए हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लोगों को गंदगी गंदे गंदे रूम में रहना पड़ा था, जिनकी सफाई भी सही से नहीं होती थी। इंडस्ट्रीज वर मोस्टली ओन बाय इंडिविजुअल्स, वही एक दो आदमी के पास एक आदमी के पास प्राइवेट वो थी इंडस्ट्री। In 1815 nationalists, rebels and radicals became revolutionaries and sought to overthrow existing governments। वही उसी समय में 1815 के आसपास बहुत सारे नेशनलिस्ट बने यूरोप में, जो चाहते थे कि अब राजा की पावर खत्म हो और उनके देश में नेशंस बने, एक राष्ट्र बने जो सबको इक्वल राइट्स दे, वांटेड नेशन विद इक्वल राइट्स। और इसमें एक आदमी था गिउसेप्पे मजीनी, इटली का, जिसने ये अचीव कर लिया था इटली में और बहुत फेमस हो गया था, सबके लिए इंस्पिरेशन बन गया था। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, जब समाजवाद का यूरोप में आना। सोशलिज्म वो चीज़ होती है जो समाज के बारे में सोशलिज्म विचारधारा का मतलब है समाज के बारे में सोचना, यानी जो फ़ायदा हो पूरे समाज का हो, सोशली सबको फ़ायदा हो। तो 1850 यानी 1815 से सोशलिज्म बिकेम अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी, सबको लगा कि समाजवादी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। सोशलिस्ट ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो किसी के पास, सब कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल्ड हो। रॉबर्ट ओवन नाम के एक सोशलिस्ट ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी अमेरिका में, इंडियाना यूएसए, उसका नाम था न्यू हार्मनी। लुइस ब्लैंक जो फ्रांस के थे, वो चाहते थे गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करना चाहिए कोऑपरेटिव्स के द्वारा। कोऑपरेटिव्स मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पे लोगों को उनके काम द्वारा जो जितना काम करता है उसको उतना ज़्यादा पैसे मिले। इसी टाइम कार्ल मार्क्स नाम तो शायद आपने सुना होगा, ये कम्युनिज्म के फाउंडर है एक तरह से, और फ्राइडरिच एंजल्स। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इन्होंने ये कम्युनिज्म की थ्योरी निकाली कार्ल मार्क्स ने, और इसने बोला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, यानी सब अपने प्रॉफिट देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको वर्कर्स की कोई चिंता नहीं है जो उनका प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं, वो खाली अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और वर्कर्स को छोटी मोटी रकम दे देते हैं और वर्कर्स ऐसी कीड़ों की तरह रहते हैं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्कर्स को यानी लेबर्स को, मजदूरों को, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का रूल खत्म करना होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना होगा, सब कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए जहाँ पे समाजवाद बिल्कुल उफान पे हो, एक्सट्रीम हो, और प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल, यानी सरकार के द्वारा सब कुछ कंट्रोल हो। इसको टर्म दिया उसने कम्युनिस्ट सोसाइटी, और वो चाहता था भाई ऑफ कोर्स वर्कर्स शुड विन ओवर कैपिटलिस्ट्स। सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, अब धीरे धीरे यूरोप में सोशलिज्म के लिए सपोर्ट और बढ़ने लग गया। सेकेंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूरोपियंस द्वारा, अलग अलग पूरे यूरोप में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी सेकेंड इंटरनेशनल, जो वर्कर्स द्वारा बनाई गई थी। ये वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करती थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, यही वर्कर्स इंग्लैंड जर्मनी सब मिल के एक दूसरे की मदद करते थे जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती थी, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन तो इनकी हेल्प करेंगे नहीं, तो ये खुद ही करते थे आपस में। और सेटअप फंड्स, रिडक्शन ऑफ वर्किंग कार्स एंड द राइट टू वोट, ये चीज़ें करती थी सेकेंड इंटरनेशनल। अब
जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में सब में एक सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। जर्मनी में सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ गए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बना दी इन्होंने, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। However, until 1914, socialists were not able to form any government in any country. तभी यूरोप में किसी भी देश में सन 1914 तक कोई भी सोशलिज्म गवर्नमेंट ना बन पाई, जब तक कि यूएसएसआर नहीं आया था। यानी रशिया में सोशलिज्म सबसे पहले आया था, उससे पहले किसी भी देश में नहीं बन पाई। जबकि सीट्स तो जीत जाते थे इलेक्शंस में, लेकिन इनकी सरकार कभी नहीं बनती थी मेजोरिटी से। सोशलिस्ट टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 एंड फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी रेवोल्यूशन 1917। यही रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन 1917 से सरकार ने सोशलिज्म की सरकार बनी पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक तरह से। रशियन एम्पायर इन 1914। अब भाई पूरा चैप्टर ही रशिया के ऊपर बेस्ड है, तो हमें इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि रशियन एम्पायर उस टाइम में कैसा था, कमजोर था, ताकतवर था, राजा कैसा था। तो रशिया में जार का मतलब होता है राजा, जार इज किंग। तो 1914 में जार निकोलस II ऑफ रोमानोव डायनेस्टी, इस टाइम पे जार निकोलस II रूल करते थे रशिया को। रशिया बहुत बड़ा एम्पायर था, पूरे एशिया से फैल रखा था पूरे यूरोप तक। यूरोप के अलग अलग देश आते थे इसमें, और रशिया तो था ही बड़ा सा, और कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, बहुत सारे देश आते थे। लेकिन अब ये सब टूट चुके हैं और रशिया अब अकेला बचा है। लेकिन तब भी देखिए रशिया पूरा इतना बड़ा देश है, तो सोचिए तब कितना बड़ा होगा। मेजोरिटी रिलीजन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो वही रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ईसाई था मेजोरिटी रिलीजन वहाँ पे। और इसमें अलग अलग और क्रिश्चियंस रहते थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स और मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे यहाँ पे, यानी बौद्ध धर्म और मुसलमान धर्म के लोग भी यहाँ पे पाए जाते थे। रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो रशिया की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था उस टाइम पे। तो 85% एग्रीकल्चर पॉपुलेशन थी रशिया में, और रशिया यूरोप का एक बहुत बड़ा मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर था। और बहुत कम इंडस्ट्री थी यूरोप में, यानी रशिया में। रशिया ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज रशिया से ज़्यादा डेवलप हो गए थे, और उनमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, ज़्यादा खुशहाली थी। और मेनली इंडस्ट्रीज सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थी। यहाँ पे मॉस्को आएगा, गलती से गलत लिख दिया है। इकोनॉमी फ्लरिश्ड इन 1819 व्हेन रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड। रशिया में 1890 में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया गया, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनना शुरू करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया रशिया में और इंडस्ट्रीज बनी। इंडस्ट्री ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करते थे, जैसा कि हर जगह होता है। लॉन्ग वर्किंग, और इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे और पैसा बहुत कम मिलता था, और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। यूजुअली 15 आवर्स स्मॉल वर्कशॉप्स के लिए, 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज के लिए, और पैसा बहुत कम मिलता था उनके काम के हिसाब से। वर्कर्स वर डिवाइडेड बट ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशंस टू हेल्प अदर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस, बट दीज एसोसिएशंस वर फ्यू। तो वर्कर्स वही आपस में भेदभाव तो उनमें था, कोई वर्कर्स ज़्यादा स्किल था तो वो ज़्यादा ऊंचा मानता था अपने आप को, और बाकी सारे को नीचे। लेकिन वो स्ट्राइक करने में, एक दूसरे की मदद करने में सामने भी आते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी उनको कोई स्ट्राइक करनी होती थी तो वो साथ मिल जाते थे, बिल्कुल यूनाइट हो जाते थे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस टाइम पे बहुत स्ट्राइक हुई थी रशिया में, मेटल इंडस्ट्री में 1902 में। और कंट्री साइड में पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे मोस्ट लैंड रशिया का, लेकिन ज़्यादातर लैंड था नोबिलिटी, क्राउन, चर्च, वही राजा महाराजा, ऊपर क्लास के लोगों के पास। इनके पास बहुत ज़मीनें थी रशिया में, कंट्री साइड यानी गाँव में। पीजेंट्स डिडंट एक्सपेक्टेड नोबिलिटी एंड वांटेड लैंड ऑफ नोबल्स। जो किसान थे वो नहीं चाहते थे कि वो नोबल्स को, यानी मंत्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो इनका ज़मीन हड़पना चाहते थे या देना चाहते थे। रशिया पीजेंट्स पूल देयर लैंड टुगेदर एंड देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो रशिया के पीजेंट्स अलग अलग यूरोप के अलग देशों से बिल्कुल अलग थे। वो अपने लैंड को एक साथ जोड़ते थे और सबको उनका कम्यून बांट के, लोगों के, वहाँ के किसानों के ज़रूरत के हिसाब से सबको देता था बांट के। सोशलिज्म इन रशिया। तो अब रशिया में समाजवाद आया कैसे। सबसे पहले तो वही राजा साहब निकोलस II ने पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर रखी थी रशिया में 1914 से पहले। तो सारी पार्टीज इलीगल की तरह फंक्शन करती थी। तो सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी रशिया में, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया जो मैंने आपको पहले बताया था उसको सपोर्ट करती थी। उसके बाद ये 1898 में बनी। फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी किसानों के लिए बनी 1914 में, जो मेनली गाँव में फंक्शन करती थी। और सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, वो उनका लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जो आगे चल के यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट। वो मानता था कि पीजेंट्स वर डिवाइडेड, यानी कोई किसान अमीर है, बहुत ज़मीन है उसके पास, कोई गरीब है, और वो लोग सोशलिस्ट मूवमेंट, समाजवाद मूवमेंट को नहीं चला सकते, वर्कर्स चला सकते हैं, कि वर्कर्स एक है, लेबर है। वैसे ये सच नहीं था, क्योंकि वर्कर्स भी डिवाइडेड थे, लेकिन वो स्ट्राइक्स में एक साथ आते थे, इतनी उनमें क्षमता थी। और फिर
RSDWB यानी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेनिन की पार्टी डिवाइड हो गई बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में। जो बोल्शेविक्स को लीड करता था लेनिन और मेंशेविक्स बाकी के लोग। मेंशेविक्स का कोई फेमस लीडर नहीं है वैसे। तो बोल्शेविक्स को मानना था लेनिन का कि बोल्शेविक में जो क्वालिटी मेंबर्स हो, जहाँ अच्छे अच्छे मेंबर्स है बोल्शेविक्स में, ऐसे किसी एंडू चंडू को ना ले अपनी पार्टी में। और मेंशेविक्स चाहते थे कि सब आ जाए पार्टी में, जो आना चाहे सब आ जाए, कोई भी अनपढ़ गवार कोई भी आ जाए पार्टी में। क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं था मेंशेविक्स में। और बोल्शेविक्स बिल्कुल कम नंबर हो लेकिन क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट हो, जापान के प्रोडक्ट की तरह। 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 में, वैसे रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन 1905 में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था रशिया से, जिसने रशिया में एक संसद बनाई थी। तो रशिया वाज ऑटोक्रेटिक, यानी रशिया में वही राजा के पास सारी पावर होती थी। तो 1904 में रशिया में सारी चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हो गए। वर्कर्स एसोसिएशन इंक्रीज मेंबरशिप, वर्कर्स के जितने भी एसोसिएशन थे वहाँ पे मेंबरशिप इंक्रीज हुई। सारे वर्कर्स ने अपना नाम लिखवाया इन सारी चीज़ों में, वही हेल्प करने के लिए और लेने के लिए। तो 4 वर्कर्स को जब एक कंपनी पुटिलोव आयरन वर्क्स ने डिसमिस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज स्ट्राइक्स की गई बहुत सारे वर्कर्स द्वारा। वो चाहते थे कि 8 घंटे की वर्किंग आवर फिक्स किए जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। और इसी टाइम एक फेमस इंसिडेंट हुआ था, खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे। इस दिन पुलिस ने, जैसे इंडिया में जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था, वैसे ब्लडी संडे भी एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था रशिया में, जहाँ पे पुलिस ने फायर कर दिया था प्रोटेस्टर्स पे। और जब ह्यूज स्ट्राइक्स चल रही थी रशिया में, तो पुलिस ने फायर कर दिया प्रोटेस्टर्स पे। तो इसी ब्लडी संडे के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई। लगभग रशिया का हर आदमी स्ट्राइक करने लग गया, सरकार को अपोज करने लग गया। तो जार को मजबूरन में एक ड्यूमा बनानी पड़ी, यानी संसद बनानी पड़ी रशिया में, इलेक्टेड पार्लियामेंट। और उसको, लेकिन वो भी ऑटोक्रेटिक था, वो नहीं चाहता था उसकी पावर कम हो। तो वो पहली ड्यूमा 75 डेज में ख़त्म कर दी, और दूसरी ड्यूमा इलेक्ट की अगले 3 महीनों में, जिसको भी उसने ख़त्म कर दी थी। और तीसरी ड्यूमा में खाली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को रखा जो उसका सपोर्ट करते थे खाली। वर्ल्ड वार 1 एंड रशियन एम्पायर। तो उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था रशिया में। तो बहुत शुरू में तो सब जोश में आ गए, भाई चलो युद्ध हो रहा है, यूँ सब सारे देश को पछाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सब राजा के लिए वाहवाही करते थे और चाहते थे कि रशिया युद्ध जीत जाए और रशिया की इज्जत बहुत बढ़ जाए पूरे यूरोप में, रशिया पावर बन जाए, एक तरह से ग्रेट पावर। वैसे ही रशिया के पास काफ़ी लैंड था यूरोप का, और लोगों में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत हो गए थे। और इसी रशिया में एक बहुत फेमस सिटी सेंट पीटर्सबर्ग, जो जर्मन नेम है, उसको चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया था, क्योंकि जर्मनी रशिया के खिलाफ था वॉर में। रशिया लूज मिजरेबली, रशिया बुरी तरह हार गया वर्ल्ड वॉर 1 में। बहुत बजाई उसकी जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने, इसके लिए अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। और ह्यूज कैजुअल, और बहुत सारे रशिया के लोगों की डेथ हुई। और वर्कर्स को यूजुअली आम लोगों को आर्मी में लिया गया था, और बहुत कैजुअलिटी हुई थी आर्मी की रशिया में। और बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ था रशिया में। एसेंशियल सप्लाईज कट हो गई रशिया में, क्योंकि बहुत सारे जो वही फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये सब तो लड़ाई लड़ने चले गए, तो सामान क्यों बनाएगा। तो एसेंशियल सप्लाईज कट हो गई रशिया में। रेलवे लाइन खराब हो गई, कोई देखने वाला था नहीं, लेबर शॉर्टेज थी, सब लड़ाई लड़ने गए थे। और फूड बहुत कम हो गया, क्योंकि फूड तो आर्मी के लिए फूड ज़्यादा था, सेना को खाना चाहिए ना लड़ने के लिए, तो खाना उनके पास आ रहा था, आम लोगों के लिए खाना कम हो गया। तो इसलिए सब लोग रशिया में दुखी हो गए एक तरह से, और रायट्स दंगे होते थे फूड शॉप के आसपास रशिया में। और बहुत ऑफ कोर्स वॉर में बहुत बेकार सा माहौल होता है, दुख था। फरवरी रेवोल्यूशन। अब ऐसी समय बीता और आ गया 1917, जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, यानी क्रांति हुई। ये क्रांति 2 हिस्सों में बटी है, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो फरवरी के आसपास और अक्टूबर में के आसपास हुआ था। तो 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ एक फैक्ट्री में, वर्कर्स ने स्ट्राइक की, और उसमें औरतों ने पार्ट लिया था बहुत अच्छे से, इसलिए उस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आप जान लो। और डेमोन्स्ट्रेटर हैड टू लीव ड्यू टू हाई सिक्योरिटी ऑफ पुलिस। तो उस टाइम बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए तो थे, लेकिन पुलिस बिल्कुल कमज़ोर पुलिस तो थी नहीं इतने बड़े देश की। तो राजा ने पुलिस को बोला, भाई रोको इन्हें, पुलिस की बहुत हाई सिक्योरिटी, इसलिए वर्कर्स अच्छी तरह से स्ट्राइक ना कर पाए और उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर 25 फरवरी को दोबारा वर्कर्स आ गए स्ट्राइक करने के लिए। ड्यूमा सस्पेंड हुई, पुलिस हेडक्वार्टर्स को तोड़ फोड़ दिया बिल्कुल वर्कर्स ने, पुलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया।
कैवेलरी जो थी यानी जो सोल्जर्स थे, एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स जैसे इंडिया में होती है वैसे उन्होंने म्यूटिनी कर दिया, यानी उनने राजा का साथ देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि राजा गलत कर रहा है और वर्कर्स कहीं ना कहीं सही हैं। और वर्कर्स ने बना लिया पेट्रोग्राड सोवियत, यानी एक काउंसिल जहाँ पे बैठ के सारे कम्युनिस्ट, सारे सोशलिस्ट बातचीत कर सके, वर्कर्स बातचीत कर सके अपने वेलफेयर के लिए। और जार को एब्डिकेट करना पड़ा, अपना छोड़ने सत्ता छोड़नी पड़ी 2 मार्च 1917 को। आर्मी पर्सनल्स ने रशिया को, कैवेलरी के जो म्यूटिनी ऑफिसर्स थे उनने बोला भाई जार को भाई अपनी सत्ता छोड़ दो वरना मार दिए जाओगे, और इसलिए उनने एब्डिकेट कर दिया, यानी अपनी थ्रोन छोड़ दी। अब वो राजा नहीं है रशिया के। और रशिया में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी एक टेम्पोररी गवर्नमेंट स्थापित की गई जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ना हो जाए। आफ्टर फरवरी, तो अब देखते हैं फरवरी रेवोल्यूशन के बाद आखिर रशिया में चेंज क्या आया। तो रशिया में अलग अलग मैनी सोवियट्स वर फॉर्म। सोवियट्स का मतलब होता है काउंसिल, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लोग मीट कर सके। तो अलग अलग देश, यूरोप में, रशिया में बहुत सारे देश थे आज के प्रेजेंट टाइम में, कजाकिस्तान, यूक्रेन, अल्बेनिया, फिनलैंड, इन सब अलग अलग देशों में अलग अलग सोवियत बनी, या एक तरह से संसद बनी उस देश की, जहाँ पे वर्कर्स बातचीत करते थे और अपनी पॉलिसीज डिफाइन करते थे, सोवियत कहते थे उसे। और जो पब्लिक मीटिंग्स पे रेस्ट्रिक्शन हमने राजा साहब निकोलस II ने लगा रखी थी उसको बंद कर दिया गया। अब कोई भी कहीं भी मिलजुल सकता था, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो सकती थी आराम से। तो अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक्स के लीडर थे और रशिया के भी आगे लीडर बने USSR के, वो रशिया वापस आए। उन्हें अपनी अप्रैल थीसिस निकाली, यानी 3 उनकी मांगे निकाली अप्रैल की। वर्स नंबर 1, क्लोज वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को बाहर निकलना चाहिए। क्लोज वॉर यानी लड़ाई से बाहर निकलो। बैंक को राष्ट्रवाद करो, यानी बैंक को सरकार के कंट्रोल में रहो, कोई भी प्राइवेट आदमी बैंक को ओन नहीं कर सकता है। और ट्रांसफर लैंड टू पीजेंट्स, यानी जो किसान है उनको नोबल्स की ज़मीन दी जाए। और यही राजा जो चला गया, नोबल्स किस काम की, उनकी ज़मीन पीजेंट्स को दो, जो बड़ी बड़ी ज़मीन घेर रखी थी उनको बांट दो किसानों में, ताकि उपज बहुत ज़्यादा हो और रशिया में वो फूड की भरमार हो। 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो अलग अलग सोवियत जैसे हमने बनी थी, यहाँ पे सोवियत अलग अलग बनी थी, तो उनने करीब 500 सोवियत ने रिप्रेजेंटेटिव सेंस किए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की, यानी एक सेंट्रल असेंबली जैसे इंडिया में संसद है अपना, अलग अलग स्टेट से आते हैं उसमें राज्यसभा में, वैसे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी रशिया में, जहाँ पे अलग अलग सोवियत से लोगों को भेजा गया डिस्कशन करने के लिए सरकार को लेकर। फरवरी के बाद अब लेनिन अपने रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म करके बोल्शेविक्स को पावर में लाना चाहता था, इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक स्टर्न मेजर्स टू स्टॉप इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक। तो बोल्शेविक को रोकने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत वही डर गई और स्टर्न मेजर्स यानी सख्त कानून बनाने लग गई, सख्त चीज़ें करने लगी, पुलिस को सिक्योर बोलने लगी बोल्शेविक्स को रोकना है। और पीजेंट्स गॉट लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। पीजेंट्स खुश हो गए, उनको ज़मीन मिल गई, जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ तो रशिया का इतिहास ही बदल गया, एक नया राष्ट्र फॉर्म हुआ USSR। तो लेनिन जो था, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक का लीडर, उसको लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप यानी एक वो ताना सहाना आ जाए जो रशिया में हमेशा रूल करता रहे। तो उसने एक अपराइजिंग प्लान करी प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परसुएट कर लिया पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को कि अब रशिया की बोल्शेविक पार्टी रशिया को रूल करेगी और पावर छीनेगी, सत्ता छीन लेगी इससे। प्रोविजनल गवर्नमेंट से पहले जा रहा है, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट, और अब लेनिन की पार्टी पावर में आने वाली थी। 24 अक्टूबर को PM केरेंस्की जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उनने रशिया वहाँ थोड़े दूर चले गए रशिया से, मेन रशिया से, तो क्योंकि उनको ट्रूप समन करने थे। एक अपराइजिंग हुई, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप जो थे वो सरकार के वो बचाने के लिए सरकारी ऑफिसेज, टेलीफोन, विंटर पैलेस, इन सबको बचाने के लिए लग गए। और जो मिलिट्री कमेटी जो बनाई थी लेनिन ने, जिनको हेड कर रहे थे लियोन ट्रोट्स्की, इनने गवर्नमेंट की ऑफिसेज को सीज कर लिया, मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया और रात तक बोल्शेविक के कंट्रोल में, बोल्शेविक जीत गए थे, उनके कंट्रोल में सेंट पीटर्सबर्ग आ गया था, यानी पेट्रोग्राड आ गया था। और मॉस्को में भी उनने अपना कब्जा जमा लिया और बोल्शेविक्स कंट्रोल मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, यानी अब रशिया कैपिटल बोल्शेविक्स के हाथ में था, यानी एक तरह से पूरी रशिया बोल्शेविक्स के अंदर आ गई थी, बोल्शेविक्स रशिया में जीत गए थे। आफ्टर अक्टूबर, तो अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो इंडस्ट्रीज और बैंक्स नेशनलाइज हुई, यानी सरकार ने इंडस्ट्री और बैंक को ले लिया अपने अंदर, कोई भी अब प्राइवेट आदमी इंडस्ट्री या बैंक को ओन नहीं करता था।
जो बड़े बड़े घर थे उनका पार्टीशन किया गया। जो बड़ी बड़ी घर थे जिसमें कम लोग रहते थे उनको पार्टीशन करके छोटा बनाया गया, जहाँ पे और भी लोग रह सके और लोगों को रहने की जगह मिली। जो ज़मीन थी वो पीजेंट्स को दी गई। बोल्शेविक्स अपने नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया और रशिया पे अब बोल्शेविक्स का राज हो गया था एक तरह से, सिविल वॉर से पहले तक। और 1918 में बोल्शेविक्स ने पीस कर ली जर्मनी से, क्योंकि उनको तो वॉर से निकलना ही था, लड़ाई से बहुत नुकसान हो रहा था रशिया का। इलेक्शन हुए, रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में बोल्शेविक्स ने अपनी सत्ता जमा ली और रशिया में अब एक पार्टी रूल करती थी। और ये इलेक्शन जो हुए थे इसमें एक ही पार्टी पार्ट ली थी, बोल्शेविक्स पार्टी। और सेंसरशिप जो बोल्शेविक्स थी, ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी सेंसरशिप को प्रमोट कर रही थी, वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई बोले, तो सेंसरशिप प्रमोशन हो रहा था रशिया में। रशिया में छिड़ गई एक सिविल वॉर जो ज़्यादा दिन तक तो नहीं चली थी, लेकिन ठीक ठाक दिन साल एक दो साल चली थी। वही रशियन आर्मी बिकेम वीक। रशिया जब बोल्शेविक्स ने ज़मीनों को बांटना शुरू कर दिया तो फिर रशिया आर्मी के लोग थे जो किसान थे रशिया आर्मी में, वो चले गए अपने गांव। तो रशिया की आर्मी जो थी वीक बन गई, उनको अपने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन देखनी थी अपनी, तो वो गाँव चले गए, तो रशिया की आर्मी कमज़ोर हो गई। जो नॉन बोल्शेविक्स थे साउथ रशिया में बस गया कि उन्होंने ट्रूप्स यानी फौजियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि वो बोल्शेविक्स को लड़ाई में हरा पाए। अब बोल्शेविक्स यानी रेड सोशल रेवोल्यूशनरी जो पार्टी बनी थी किसानों की, ग्रीन वाइट्स प्रो जो राजा के साथ थे, इनकी लड़ाई हुई। और जो ये थे बोल्शेविक्स के खिलाफ, इनको यूएसए यूके ऐसी कंट्री भी बैक करी थी जो ये नहीं चाहती थी कि रशिया में सोशलिज्म पावर में आए या बोल्शेविक्स पावर में आए। जो वाइट्स जो थे ये बुरी तरह हार गई, बोल्शेविक्स जीत गई। ये वाइट्स जो थे इनने पीजेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो इसलिए इनने अपना सपोर्ट छोड़ दिया। वाइट्स लॉस्ट सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स एंड बोल्शेविक्स वॉन ड्यू टू द नॉन रशियन नेशनलिस्ट मुस्लिम्स एंड जायदाद। जो बोल्शेविक्स थे उनके पास रशियन का तो साथ था ही, और नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे यूक्रेनियन, अल्बेनियन और कजाकिस्तान, ये सब अजरबैजान, इन सब की नेशनलिटीज़ की भी वो सपोर्ट था। और जो मुसलमान रहते थे रशिया में उनका भी सपोर्ट था, इसलिए उनको अब रशिया में बोल्शेविक्स जीत गए, उनकी पावरफुल हो गई वो, और यानी रशिया में सरकार बोल्शेविक्स के हाथ में वैसे ही थी और आ गई। और अब उनको कोई अपोज करने वाला नहीं था। दिसंबर 1922 में यूएसएसआर यानी एक नया राज्य बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जो एक कम्युनिस्ट दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट था। और रशियन नॉन रशियन नेशनलिटीज को यूएसएसआर में ऑटोनॉमी दी गई, यानी उनको अपना राष्ट्र चलाने का अधिकार था, लेकिन वो राष्ट्र यूएसएसआर के अंदर ही था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो रशिया में अब सरकार तो बन गई, अब लोगों को भी समाजवादी बनाना है, तो वही सेंट्रलाइज्ड। तो स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड वर्कर्स एंड पीजेंट्स वेंट टू यूनिवर्सिटी। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, हमें लोगों को समाजवादी की ट्रेनिंग दी जाती थी, समाजवादी बनने की, समाज का भला करने की। जो वर्कर्स थे यानी मजदूर और किसान, इनको यूनिवर्सिटीज़ भेजा गया। गरीब से गरीब आदमी यूनिवर्सिटी जाता है, एजुकेट हो रहा था, जो कि अच्छी बात है। सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई, यानी सरकार के द्वारा सब कुछ प्लान किया गया कैसे कुछ होना चाहिए हर रीजन में, और 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस की गई। इंडिया में भी 5 ईयर प्लान रशिया से ली गई थी, और 5 ईयर प्लान बहुत सक्सेसफुल थे स्टार्टिंग में। पब्लिक हेल्थ केयर चीप किया गया, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए क्रेसेस बनाए गए अपने बच्चों को रखने के लिए फैक्ट्री में, और रशिया ओवरऑल अच्छा सुधरने लगा और एक अच्छी कंट्री की विकसित होने लग गया। अब जब व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई तो अब रशिया में पावर में आ गए स्टालिन। रशिया यानी अब वो उसका नाम था यूएसएसआर, तो पावर में स्टालिन आ गए, जो एक संघ की तानाशाह कह सकते हैं एक तरह से। अब उसको जो किसी की बात नहीं मानता था, जो उसको अपोज करता था, उसको मरवा देता था हिटलर की तरह। स्टालिन हेडेड यूएसएसआर आफ्टर लेनिन। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस, पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल। स्टालिन की सरकार ने राशन की प्राइसेस फिक्स कर दी और किसानों ने उसको अपनी उपज बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उनको बहुत कम प्राइस मिल रही थी। उनकी मेहनत की, जो उन्हें मेहनत करके फसल उगाई है, उसको बहुत कम दामों में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा था। लैंड टेकन फ्रॉम पीजेंट्स एंड टू गवर्नमेंट स्टेट कंट्रोल इन लार्ज फॉर्म। कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन का आइडिया था, यानी जो किसानों को ज़मीन दी गई थी रेवोल्यूशन में नोबल से, उनको वापस सरकार के अंदर लो, उनको जोड़ो और बड़े सा फार्म बनाओ जहाँ पे बहुत सारी खाना उगे और लोगों को खाने की प्रॉब्लम दूर हो। उस टाइम रशिया में खाने की प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कम, रशिया में ठंड तो पड़ती है, बैड हार्वेस्ट था और भूखमरी जैसी हालत चल रही रशिया में, मतलब कम खाना था देश के अंदर। अपोजर्स अरेस्टेड, तो वही जो अपोज करते थे इन भाई साहब को, स्टालिन को, उनको अरेस्ट कर लिया गया, प्रिजन में डाला गया, लेबर कैंप्स में डाला गया, जिनको बहुत मेहनत करवाई जाती थी और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती थी।
पीजेंट्स फोर्स टू वर्क ऑन स्टेट कंट्रोल राज फार्म, जो सरकार ने सबकी ज़मीन छीन कर जो बड़े सा ज़मीन बनाई थी, एक लार्ज फार्म बना दिए, बहुत बड़े बड़े खेत बनाए, वहाँ पे पीजेंट्स को, किसानों को फोर्स वर्क करवाया जाता था और जो अपोज करता था उसको चार्ज यानी अरेस्ट कर लेते थे और लेबर कैंप प्रिजनर्स पे डाल देते थे। और इसके बाद भी रशिया सुधरा नहीं। फेमाइन तो आया यूएसएसआर में 1933 में, जो एक बहुत बेकार फेमाइन था, 4 मिलियन लोग मरे थे इसमें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं कि इस चैप्टर की बनाऊँ मैं।